अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। होप आप सब लोग ठीक होंगे कि लास्ट क्लास में हमने डेप्रिसिएशन से रिलेटेड क्वेश्चंस किए थे। उसमें हमने किया था कि एमसीक्यूज़ किए थे और एक क्वेश्चन भी किया था कि आपने एमसीक्यूज़ कैसे सॉल्व करने हैं। बाकी मैंने आपको होमवर्क दिया था, ठीक है। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विद एडजस्टमेंट्स के। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं वो एडजस्टमेंट्स के बाद आपने करनी है, तो उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को आपने कैसे डील करना है, ठीक है। अभी आपके पास ना, अच्छा, क्वेश्चन नंबर एमसीक्यू नंबर आप कह रही हैं कौन है, मुस्कान 26 और 29। चलिए ये मैं करवा देता हूँ, 1 मिनट होल्ड कीजिएगा। अच्छा, बाकी लोग भी देख लें जो उन्होंने एमसीक्यूज़ किए हैं, तो जो एमसीक्यूज़ नहीं हुए वो मुझे बताएं, ताकि मैं पहले एमसीक्यूज़ करवा लूं, जो एम्बिगुइटीज़ हैं वो क्लियर कर लें और फिर हम आगे मूव करें नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, ठीक है। क्योंकि ये है कि अगर पिछले चैप्टर में कोई एम्बिगुइटीज़ हैं तो वो आप मुझे बता दें। लास्ट टॉपिक हमने डेप्रिसिएशन वाला किया था, उसके एमसीक्यूज़ निकाल लेते हैं और उसमें से मैं आपको सॉल्व करवा देता हूँ। लास्ट टाइम मैंने सोल्यूशन भी शेयर किया था। कुछ लोग न्यू स्टूडेंट्स हैं जिनके साथ सोल्यूशन शेयर नहीं हुआ होगा, क्योंकि वो जो ग्रुप था उसमें बच्चे जो है ना उनकी कैपेसिटी फुल हो चुकी है, तो मैंने एक और ग्रुप क्रिएट किया जिसमें स्टूडेंट्स को मैंने ऐड किया है। उसमें से आप लोग जो है ना अपने ईमेल चेक करें, जो आपने ईमेल किया था कि वहाँ तक आपको ईमेल जो आई है उसको ज़रा चेक कर लें। मेरा जो गूगल क्लासरूम का इनविटेशन आया हुआ है उसको एक्सेप्ट करें, ताकि आपको आगे फिर जब मैं शेयर करूं तो ये सारी चीज़ें आपको मिलती रहें, लेक्चर जो मैं या नोट्स वगैरह शेयर करता हूं क्लास के। अच्छा, इसमें देखें जो हमने हमारा था लेक्चर नंबर 24, इसमें हमने किए थे एमसीक्यूज। एमसीक्यू नंबर 26 एंड 29 का कहा है कि सॉल्व करना है। बाकी आप देखें, आपको जो क्वेश्चन एमसीक्यूज में जो प्रॉब्लम आई है वो मुझे बता दें तो मैं करवा देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26। अच्छा, इसमें क्वेश्चन नंबर 26 देखें। उसने कहा कंपनीज पॉलिसी टू डेप्रिशिएट इट्स इक्विपमेंट बाय 30% एनुअली, ठीक है। ये डेप्रिसिएशन रेट है, डेप्रिसिएशन रेट दिया हुआ है उसने। डेप्रिसिएशन रेट कितना दिया हुआ है उसने कहा 30% है। बाय यूजिंग रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, और मेथड कौन सा है, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। कहता है अ पीस ऑफ इक्विपमेंट विच वाज 2 years ओल्ड। एक आपने एक पीस ऑफ इक्विपमेंट का मतलब है इक्विपमेंट में से एक पार्ट उसका जो है वो सेल कर दिया है, या इक्विपमेंट डिफरेंट टाइप की आपके पास मशीनरीज हैं, इक्विपमेंट्स पड़े हैं, उनमें से एक आपने सेल किया है जिस जो 2 years ओल्ड था, उसकी लाइफ दी हुई है, जो आपने यूज कर ली है, ठीक है। सोल्ड फॉर 6,000 एंड द प्रॉफिट ऑन द सेल वाज आई थिंक सो 1,690। अब देखें जो प्रॉफिट ऑन सेल दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 26 में वो है 1,690। व्हाट वाज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द इक्विपमेंट। आपने इक्विपमेंट की कॉस्ट प्राइस निकालनी है। अच्छा, अब देखें क्वेश्चन में एक आंसर गिवन है, दैट इज द प्रॉफिट, ठीक है। प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल, इसका मतलब है अगर आप प्रॉफिट एंड प्रॉफिट ऑफ डिस्पोजल का फॉर्मूला लगाएंगे तो आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब वो कैसे सॉल्व होगा देखें, ये मैं आपको करवा रहा हूँ, स्क्रीन पे देख लें। हमारे पास यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 26, प्रॉफिट और लॉस ऑन डिस्पोजल।
इसका क्या फार्मूला है वो देखें। इसका फार्मूला होता है सेल्स प्राइस माइनस नेट बुक वैल्यू, ठीक है, सेल्स प्राइस माइनस नेट बुक वैल्यू। अब देखें प्रॉफिट उसने दे दिया, प्रॉफिट है 1690 का, ये पॉजिटिव वैल्यू होगी बिकॉज सेल्स प्राइस जब आपकी ज्यादा होगी नेट बुक वैल्यू से तभी आपको प्रॉफिट आएगा, ठीक है, इसलिए प्रॉफिट की वैल्यू नेगेटिव होगी। अगर लॉस होता तो ये नेगेटिव, ये वैल्यू नेगेटिव होती, ठीक है। सेल्स प्राइस उसने बता दिए 6000, तो आप नेट बुक वैल्यू निकाल सकते हैं यहाँ से। तो नेट बुक वैल्यू अगर आप निकालते हैं तो नेट बुक वैल्यू क्या होगी, हमारे पास 6000 इक्वेशन की राइट साइड पे ऐड हो रहा है, लेफ्ट साइड पे आपके जाके माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास प्लस 1690 माइनस 6000 आ जाएगा। तो इसकी नेट बुक वैल्यू निकालने कितनी आएगी, नेट बुक वैल्यू, ठीक है। नेट बुक वैल्यू आप कैलकुलेट करें कितनी आती है ठीक है, नेट बुक वैल्यू आपके पास कैलकुलेशन करके बताएं कितनी आती है। 6000 माइनस आपके पास 1690, ठीक है, 4310, ये आपकी नेट बुक वैल्यू एसेट की, ठीक हो गया। अब देखें नेट बुक वैल्यू आ गई। अब देखें नेट बुक वैल्यू जो निकलती है ना, इसका फॉर्मूला क्या होता है नेट बुक वैल्यू का, नेट बुक वैल्यू का जो फॉर्मूला होता है ना, वो फॉर्मूला ये होता है कि आपने कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कर देनी, कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कर देंगे। कॉस्ट हमने निकालनी है, ये हमारा मिसिंग फिगर है, ये कैलकुलेट करना है। नेट बुक वैल्यू आपने फाइंड आउट कर ली है, दैट इज 4310, ठीक है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आपने कैलकुलेट करनी है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन फार्मूला क्या है, उसने कहा है कि आपने रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड यूज करना है। तो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में अगर स्ट्रेट सिंपल आप कैलकुलेशन आप अपने तरीके से करते हैं तो आपके रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में आपकी कैलकुलेशंस क्या होंगी ईयर वन के लिए, ठीक है। ईयर वन में देखें आपके पास जो एसेट है वो एसेट की वैल्यू है, उसने आपने उसकी डेप्रिसिएशन करनी। अच्छा इसमें एक और चीज़ ये है कि हमें कॉस्ट नहीं गिवन, तो हम इसको फिर ज़रा डिफरेंट तरीके से कैलकुलेशंस कर लेते हैं कि हमारे पास ओरिजिनल कॉस्ट जो है वो एसेट की, अगर तो आपके पास कॉस्ट होती तो निकल आती, ठीक है, अब कॉस्ट भी नहीं है, ठीक है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आपने निकाल लेनी है, पहले कैसे निकलेगी, तो हम ओरिजिनल कॉस्ट की अप्रोच के थ्रू इसे लेके चलते हैं, ठीक है। ओरिजिनल कॉस्ट की अप्रोच देखें वो हमारे पास क्या है कि हमारे पास एसेट जो है वो कितनी कितनी वैल्यू का आता है जब नेट बुक वैल्यू निकालते हैं। इसकी एक और जो तरीका होता है ना वो ये भी होता है कि आपका एसेट है ना रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में जब हम कॉस्ट निकालते हैं तो सीधी, अब हमारे पास कॉस्ट नहीं है ना, तो हम क्या करते हैं जो एसेट होता है ना ईयर वन में और ईयर टू में हमारे पास एसेट की जो भी वैल्यू होती है, जो भी कॉस्ट होती है, ठीक है, उसका हम क्या करते हैं हर दफ़ा 70% वैल्यू ले लेते हैं, ठीक है। क्योंकि आपकी डेप्रिसिएशन कितनी है, डेप्रिसिएशन आपकी वैल्यू एसेट की 100% है, उसमें से आपने 30% हर दफ़ा माइनस कर लें तो रिमेनिंग आ गया 70%, ठीक है। तो पहले साल जो आपके पास आया है ना वो आता है, आपने डेप्रिसिएशन लेनी है पहले साल, जो पहले साल ईयर वन है उसमें आपकी डेप्रिसिएशन बनती है कॉस्ट का, आप 70% बाकी बच जाएगा, 30% डेप्रिसिएशन होगी। तो ये हम इस तरह लगा रहे होते हैं, रिवर्स कर रहे होते हैं। तो ईयर टू में जब हम जाते हैं तो ईयर टू में हमारे पास जो ये वैल्यू होती है ना, ये कि पहले साल हमारे पास कॉस्ट थी उसका हमने 70% लिया था और दूसरे साल उससे अगले साल भी 70% उसका कंसीडर कर लेते हैं, तो ये हमारे पास आ जाती है। अब इसमें क्या है कि इसमें भी हमारे पास अगर आप देखें ना तो इसमें भी हमें उसने ना कॉस्ट नहीं दी हुई, तो यही हमने फाइंड आउट करनी है कि हमारी शुरू की कॉस्ट कितनी है। तो हमने हमारे पास बुक वैल्यू एक चीज है 100%, उसका 70% एक दफा ले लें, 70% दूसरी दफा ले लें, तो आपका कितना निकलता है वो जरा निकाल लें, कितना निकलेगा। आपकी डेप्रिसिएशन जो दो दफा हुई है वो कितनी है, एक दफा आपकी 70% डेप्रिसिएशन हुई है,
दूसरी दफ़ा भी 70% हुई है। इसको मल्टीप्लाई करें तो ये कितने परसेंट बनती है? 70 इंटू 70%। ये हमारे पास 0.7 मल्टीप्लाई बाय 0.7, 70% को मैंने 0.7 कंसीडर किया कि वो डेसिमल में, उसको डिवाइड कर दिया 100 से, तो ये हमारे पास आते हैं 49%। आपने ऐसे डेप्रिशिएट किया हुआ 2 साल में, अब वो आपका रह गया कितना? 49%। ठीक है। आपके पास जो एसेट है ना वो सेल हुआ है कितने का? 6000 का। ये हमने ऊपर भी लिखा हुआ सेल हुआ है। अच्छा, वो जो सेल किया हुआ आपने, उसमें से आपका जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट की वैल्यू है, ये हमने आई थिंक सो वैल्यू, ये जो वैल्यू ऊपर लिखी हुई है इसको मैं करेक्ट कर लेता हूँ, ये करेक्ट कर लें। ये मेरे ख्याल में हमारे पास ना 15 है, 1590, हाँ 1590 वैल्यू है। ठीक है, तो हमारे पास ये पॉजिटिव 1590 आएगी। ये हमारे पास 1690 नहीं है, वो अंडर लिखा हुआ था तो मुझे सही क्लियर नज़र नहीं आया, तो 1590 है। ठीक है। अच्छा, आप देखें इसकी वैल्यू कितनी आ जाती है हमारे पास, ये 53 हो जाएगी। 53 ये निकालें कितने आते हैं? 1590, 6000 माइनस 1590 कितनी वैल्यू आती है? 6000 माइनस 1590। ठीक है, तो ये आपकी आ जाती है 4410। ये आपकी नेट बुक वैल्यू है। ठीक है, अब नेट बुक वैल्यू है वो आपकी जो अभी ये वैल्यू है ये 49% है। ये आपके पास ये जो नेट बुक वैल्यू 2 साल बाद रह जाती है, नेट बुक वैल्यू परसेंटेज में नेट बुक वैल्यू ये है, ये नीचे, और जो एब्सोल्यूट वैल्यू है डॉलर्स में वो ऊपर गिवन है। तो आपने किसी चीज़ को 100% पे ट्रांसफ़र करना हो तो वो क्या करते हैं कि आपके पास जो नेट बुक वैल्यू है वो है 4410, ये अभी है 49%। इसको आपने 100% पे ट्रांसफ़र करना है, तो 100% पे जब ट्रांसफ़र करेंगे तो क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे 4410 डिवाइडेड बाय 49 मल्टीप्लाई बाय 100, तो निकालें वैल्यू कितनी आती है, उसको ग्रॉस अप कर लेना। अब इसमें मसला ये था कि ओरिजिनल कॉस्ट नहीं गिवन थी, आपके पास डेप्रिसिएशन रेट भी गिवन था, तो आपने क्या करना है, इसको नेट बुक वैल्यू निकाल लेनी है। अब यहाँ से हम कॉस्ट पे इसलिए नहीं जा सकते कि हमारे पास में क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी नहीं है, ये भी मिसिंग फिगर आ गया हमारे पास, और दूसरी साइड पे हमारे पास जो है वो नेट बुक वैल्यू भी, हमारे पास जो नेट बुक वैल्यू निकालनी, कॉस्ट ऑफ क्यूमुलेटिव, दो मिसिंग फिगर हैं। जब दो मिसिंग फिगर होते हैं तो उस टाइम क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया जा सकता, उसके लिए फिर हम अलग अप्रोच लगाते हैं। ये अप्रोच ये होती है कि आपके पास एसेट जो जितनी उसकी कॉस्ट होती है उसका 70%, और दूसरी दफ़ा जो आप 70 कैसे निकाला है कि आपकी एसेट की ओरिजिनल जो वैल्यू 100% है और हर दफ़ा 30% कम हो जाती है, तो वो आपका 70% रह जाता है। तो पहली दफ़ा आपने कॉस्ट को मल्टीप्लाई किया 70% से, तो आपके एसेट की वैल्यू आ गई। दूसरी दफ़ा आपने क्या किया, दोबारा उसको 2 दफ़ा उससे मल्टीप्लाई किया। ये पहली दफ़ा पहले साल की जो वैल्यू है उसको दूसरे साल फिर 70% ले लेना है, तो आपके पास क्या आ जाएगी, नेट बुक वैल्यू। नेट बुक वैल्यू उसने बताया कि एसेट की नेट बुक वैल्यू परसेंटेज में आती है 49। वो कैसे निकाला है कि हमने 70% मल्टीप्लाई बाय 70% की है। ठीक है, 70% का 70% लेंगे 49% होगा, और उसी को हमने ग्रॉस अप कर लिया कि आपकी नेट बुक वैल्यू भी वैल्यू गिवन हमने कैलकुलेट कर ली थी, और परसेंटेज में भी नेट बुक वैल्यू ही हमने कैलकुलेट की हुई है। ठीक है, तो इन दोनों को हमने ग्रॉस अप किया तो आपके पास कॉस्ट आ जाएगी। निकालें कॉस्ट कितनी आती है, कैलकुलेशन करें। हाँ मुस्कान, वो मैंने चेंज कर दिया, प्रॉफिट की वैल्यू जो है वो देख लिया मैंने, आपका मैसेज तो वो। अच्छा, अब यहाँ से निकालें ज़रा वैल्यू कितनी आती है आपके प्रॉफिट की। ये 9000 आपकी वैल्यू है, देखें यही है, कैलकुलेशंस कर लें।
चेक कर लें वैल्यू इसकी 9000 ही आती है। ये ओरिजिनल कॉस्ट है आपके एसेट की। और आपने कहा है क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 देख लेते हैं। उसमें देखें उसने कहा है कि हमारे पास ना आ सोल ट्रेडर owns a vehicle of 4000 for his own use and vehicle value 2500 for business use। दो व्हीकल्स हैं उसके पास। कहता है on 1st April 2012 he sold the business vehicle। On the same day he bought a new vehicle for 8000 for his own use and transferred his old vehicle to the business। What is the change in the value of vehicles in the business account? ठीक है। बिजनेस के अकाउंट में वैल्यू ऑफ व्हीकल में क्या चेंज आया होगा। देखें आपने यहाँ पर देखना है कि आपने जो सिनेरियो है उसको समझ लें। उसने कहा है कि चेंज कितना आया इन द वैल्यू ऑफ व्हीकल्स इन द बिजनेस अकाउंट। ठीक है, पहले नंबर पर देखें आपके पास जो वैल्यू आपने जो ट्रांसफ़र की है वो एसेट की वो कितनी है, जो एसेट आपने ट्रांसफ़र किया है। ठीक है, और उसके बाद आपने देखना है कि आपके पास जो सेल किया है वो कितना है, तो इंक्रीज इन वैल्यू कितना आ जाएगा वो आपका निकल आएगा। ठीक है, अब देखें जो वैल्यू आपने सेल की है उसने कहा ये उसने ट्रांसफर की है, जो पर्सनल अपनी व्हीकल ट्रांसफर की है बिजनेस में, और ये उसने सेल की है, दो की है, दो चीजें हुई हैं। ठीक है, अब जो बिजनेस में व्हीकल आई है वो हुआ इंक्रीज, और जो बिजनेस से व्हीकल गई है वो हुआ डिक्रीज। ये इंक्रीज होगी वैल्यू आपके बिजनेस में। जो 8000 है ना वो पर्सनल है, उसको आपने कंसीडर नहीं करना। जो न्यू व्हीकल है वो उसने पर्सनल यूज के लिए, ऑन यूज के लिए लिया, वो उसकी अपनी है। हम अकाउंट्स बनाते हैं सिर्फ बिजनेस के, तो हम बिजनेस में देखेंगे इंक्रीज कितने का आया और डिक्रीज कितने का आया। ठीक है, आप इन दो का डिफरेंस ले लें तो आपको वैल्यू पता चल जाएगा। इंक्रीज आया है 4000 का, एसेट की वैल्यू में इंक्रीज आया 4000 का, और जो एसेट आपने सेल किया है उसके वजह से डिक्रीज हो गया आपके कितने का, 2500 का एसेट डिक्रीज हुआ है। तो नेट कितना इफेक्ट हुआ है, नेट इफेक्ट हुआ है 1500 का। ये नेट इंक्रीज है या चेंज उसे कह सकते हैं। ठीक है, आपके वैल्यू में स्टार्ट में कि आपने एसेट कितने का रिसीव किया वो आपने देखना, और आपने कितनी कॉस्ट का एसेट दे दिया है, और जो डिफरेंस होगा दैट विल बी ट्रीटेड एज इंक्रीज और डिक्रीज। ठीक है, तो हमारे पास उसने कहा है चेंज आप बताएं, तो 1500 का चेंज आ रहा है। 1500 का चेंज हमारे पास ऑप्शन ए बनती है इसकी। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। आप देखें इसमें कोई और क्वेश्चन। अच्छा, और किसका क्वेश्चन है। अच्छा मुस्कान, आपके दोनों क्वेश्चंस हो गए हैं। उसके बाद सिद्रा, ये आप मुझे अपना क्वेश्चन भेज दें, व्हाट्सएप कर दें, फिर मैं देख लेता हूँ उसमें क्या मसला आ रहा है। अच्छा नाइला रजाक, आपका क्वेश्चन 41 और 42। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 41 एंड 42। क्वेश्चन नंबर 41 देखें, उसमें उसने क्या कहा। उसने कहा है कि कैश आउटफ्लो अराइजिंग फ्रॉम द परचेज। कहता है कि कैश आउटफ्लो कितने हुए हैं जो आपने परचेजेस की वजह से। ठीक है, अब यहाँ देखें आपके पास ना, आपने ये देखना है कि आपके पास बेसिकली एसेट आपने कितने का परचेज किया, ये एक्सचेंज हो रहे हैं। कहता है अमित परचेज्ड अ वैन कॉस्टिंग 20,000 के एसेट परचेज किया है। ठीक है, ये उसकी कॉस्ट है। उसके बाद ने कहा है कि ही प्रोवाइडेड एन ओल्ड वैन विद द नेट बुक वैल्यू ऑफ 8500 पार्ट एक्सचेंज। उसने क्या किया है, दूसरे एसेट के साथ एक्सचेंज कर लिया। देयर वाज अ प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल ऑफ 1500। ठीक है, प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल कितने का हुआ है, 1500 का हुआ है। अब देखें आपके पास ना, सबसे पहले तो आपने देखें कि आपने प्राइस कितनी पे की है इसके लिए, एसेट के लिए परचेज प्राइस क्या आपकी, आपने कितनी कॉस्ट पे की है।
परचेज प्राइस है आपकी 20,000 की, ठीक है। उसके बाद आपने इसमें से डिडक्ट कर देना है आपने इसमें से जो डिडक्ट करना है ट्रेड इन वैल्यू करना है। ट्रेड इन वैल्यू के आपने कितने का एक्सचेंज किया, आप देखें आपके पास जो एसेट आपने एक्सचेंज किया है ना वो है 8,000 उसकी कॉस्ट है और 1500 का प्रॉफिट अर्न किया है। इसका मतलब है जो उसकी वैल्यू हुई है ना वो कितनी हो गई है 8,000 प्लस 1500, तो ये उसकी 9500 उसकी वैल्यू हुई होनी है। कितनी 9500। जो डिफरेंस आएगा वो कितने का आएगा 10,500 का। तो 10,500 का ये जो है ये आपके पास ना कैश आउटफ्लो हुआ है, ठीक है। ये क्या हुआ है कैश आउटफ्लो कि उसने इतनी कैश दी है। जो एसेट दिया उसकी नेट बुक वैल्यू 8,000 थी और प्रॉफिट भी उसने जनरेट कर लिया, ठीक है। प्रॉफिट भी उसने क्या किया जनरेट किया है। कितने का प्रॉफिट जनरेट किया उसने 1500 का, ठीक है। देखें इसमें और कोई क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा था 41 है और क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 ये देख लें, 41 क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 41 ये जो है ना बेसिकली ये आपने 9500 ये सेल्स प्राइस थी आपने जो एसेट सेल किया है, ठीक है। आपने 20,000 का एसेट लिया और उसके अगेंस्ट आपने जो अपना एसेट सेल किया ना उसकी सेल्स प्राइस थी कितने की 9500 डिसाइड की थी कि हम 9500 एडजस्ट करेंगे। तो रिमेनिंग आपके पास जो आपने कैश दिया है वो आपने ये कैश दिया है, ठीक है। और ये वाली जो है ना ये आपकी एडजस्टमेंट हुई है। ये क्या हुई है आपके पास एडजस्टमेंट हुई है। आपने कहा कि आपके एसेट जो है पुराना एसेट, जैसे आपने पुरानी एक कार थी वो $9,500 आपने कहा कि इतने 20,000 की जो नई कार लेनी है या मशीनरी लेनी है, पुरानी मशीनरी की वैल्यू आपने 9500 रखी है और उसके अगेंस्ट बाकी आपने कैश दे दिया। ये दो ट्रांजैक्शंस आपने किए हैं पार्ट एक्सचेंज में। तो इस सूरत में आपने देखना है कि नेट बुक वैल्यू एसेट की क्या है, ठीक है। जैसे ये मैंने लिखा हुआ है नेट बुक वैल्यू, प्लस आपने ये देखना है कि आपने को उस पर प्रॉफिट हुआ है या लॉस। अगर प्रॉफिट हुआ है तो ऐड हो जाएगा, अगर लॉस हुआ है तो माइनस हो जाएगा। अगर तो लॉस होता ना तो 8,000 माइनस 1500 होता तो आपके जो एसेट की वैल्यू थी वो 6,500 हो जाती, ठीक है, जो एडजस्टमेंट हुई है। उसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 में कहा है उसने कहा है व्हाट वाज द एक्सपेंडिचर ऑन द न्यू एसेट्स। आपके एक्सपेंडिचर न्यू एसेट्स पे कितने हुए हैं 2016 में, ठीक है। उसमें उसने कहा है उसमें उसने ये कहा है कि आपके पास द नेट बुक वैल्यू ऑफ द कंपनीज नॉन करंट एसेट इज एज फॉलोज। 1 जनवरी 2016 को नेट बुक वैल्यू 100,000 की थी और क्लोजिंग वैल्यू नेट बुक वैल्यू 31 दिसंबर 2016 को 80,000 की है। उसके बाद उसने कहा है ड्यूरिंग द ईयर एसेट्स वर सोल्ड फॉर 20,000। आपने $20,000 के सेल किए एसेट्स। उसके बाद उसने कहा है कि रियलाइजिंग रियलाइजिंग प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल। अब उसने क्या किया प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल जो हुआ है ना वो कितना हुआ है 5,000 का हुआ है। कहता है डेप्रिसिएशन चार्ज फॉर 2016। इस साल की डेप्रिसिएशन जो है वो कितनी है 8,000 की है। अब आपने क्या करना है एक्सपेंडिचर ऑन न्यू एसेट निकालना है। जब आपने एक्सपेंडिचर ऑन न्यू एसेट निकालना है तो आप जो नॉन करंट एसेट होता है ना इसके लिए एक और एसेट का अकाउंट भी बनता है नॉन करंट एसेट। हम कॉस्ट पे बनाते थे, ये नेट बुक वैल्यू पे भी बन जाता है। जब आपको सारा डाटा नेट बुक वैल्यू का गिवन हो तो फिर ये इस तरह बनेगा डेबिट साइड क्रेडिट साइड। क्वेश्चन नंबर है 42। आपका जो बैलेंस ओपनिंग बैलेंस है ऑन 1 जनवरी 2016 को बैलेंस ब्रॉड डाउन
क्योंकि नेट बुक वैल्यू है उसने 100,000 दिया हुआ था, ये लिख लें। क्लोजिंग बैलेंस 31 दिसंबर 2016 को बैलेंस कैरी डाउन दूसरी साइड पे आ जाएगा, क्रेडिट साइड पे, वो उसने बताया वो है 80,000 का, ठीक है। ड्यूरिंग द ईयर आपने जो एसेट सेल किया है ना, वो एसेट उसने कहा है कि आपके पास उसकी डेप्रिसिएशन, बल्कि पहले डेप्रिसिएशन चार्ज हुई है ना, तो डेप्रिसिएशन देख लें। इस एसेट जो है उसने सॉरी इसमें ऊपर से डेप्रिसिएशन उसने कहा है कि आपने 20,000 का एसेट सेल किया और आपको उस पे ना प्रॉफिट हुआ है कितने का, 5,000 का। तो 5,000 का आपका प्रॉफिट है। तो हमारे पास जो प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल होता है, प्रॉफिट और लॉस ऑन डिस्पोजल, उसके लिए फॉर्मूला होता है सेल्स प्राइस माइनस नेट बुक वैल्यू ऑफ एसेट। आपने $20,000 सेल्स प्राइस ली और आपने जो एसेट सेल किया है वो सेल किया है प्रॉफिट पे 5,000 के, लॉस होगा तो नेगेटिव लिखेंगे, ठीक है। यू कैन फाइंड आउट द नेट बुक वैल्यू ऑफ द एसेट सोल्ड, नेट बुक वैल्यू ऑफ द एसेट सोल्ड। 20,000 राइट हैंड साइड पे इक्वेशन के ऐड हो रहा है, लेफ्ट हैंड साइड पे आके माइनस हो जाएगा, तो आपके पास $15,000 कॉस्ट आ जाएगी, ठीक है, नेट बुक वैल्यू आ जाएगी। अब देखें ये नेट बुक वैल्यू है आपने जो एसेट सेल किया है। तो जब आप सेल करते हैं एसेट तो आप डिस्पोज ऑफ करते हैं, वो क्रेडिट साइड पे आ जाता है अकाउंट में, एसेट डिस्पोजल। कितने का आपने सेल किया, 15,000 उसकी नेट बुक वैल्यू। ये नेट बुक वैल्यू क्यों लिख रहे, कॉस्ट क्यों नहीं लिख रहे, उसकी वजह यह है कि हमारा जितना भी डाटा गिवन है वो नेट बुक वैल्यूज पे गिवन है, ठीक है। अब देखें उसके अलावा उसने आपको कहा है कि आपने डेप्रिसिएशन इस साल की कितनी है, तो डेप्रिसिएशन इस साल की जब चार्ज करेंगे तो वो डेप्रिसिएशन से आपके यहाँ पर क्रेडिट साइड पे आ जाएगी, क्योंकि डेप्रिसिएशन अगर हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कर रहे होते, एसेट को कॉस्ट पे रिकॉर्ड कर रहे होते, तो हम प्रोविजन का अकाउंट बनाते, वहां चले जाती है डेप्रिसिएशन, क्योंकि नेट बुक वैल्यू है। तो जब भी डेप्रिसिएशन होगी वो हमारे पास इसके नेट बुक, ये जो हमारे नॉन करंट एसेट के नेट बुक वैल्यू पे होता है एसेट, उसकी क्रेडिट साइड पे आ जाएगी, ठीक है। अब देखें हम इसके अकाउंट को क्लोज कर देंगे। अब 80,000 हमारे पास क्रेडिट साइड पे टोटल कर लें, 80,000 प्लस 15,000 प्लस 8,000, तो टोटल कितना हो गया ये हमारे पास, ये टोटल हमारे पास आ जाता है 103,000 का, 103,000। डेबिट साइड पे देखें हमारे पास कितनी वैल्यू है, डेबिट साइड पे हमारे पास वैल्यू है 3,000। इसका मतलब है कि डिफरेंस आ रहा है, बैलेंसिंग फिगर आ रहा है 3,000 का। जो 3,000 का है ये आपने क्या किया है, एडिशन हुआ है, ये न्यू एसेट आपने परचेज किया है, ठीक हो गया। ये ड्यूरिंग द ईयर आपने परचेज किया है, तो आपका जो आंसर बनेगा वो बनेगा 3,000 के, आपने कितना एडिशन हुआ है वो कितने का, 3,000 का। ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन है। अच्छा जी, और किसका क्वेश्चन है, नाइला आपका क्वेश्चन हो गया, समझ आ गया आपको। सिद्रा 28 एंड 34, क्वेश्चन नंबर 28 एंड 34, सिद्रा आपने कहा है क्वेश्चन नंबर 28 फर्स्ट। 28 क्वेश्चन में उसने कहा है कि व्हाट इज द मैक्सिमम इनिशियल कॉस्ट, मैक्सिमम इनिशियल कॉस्ट कितनी है ऑफ द मशीन दैट वुड बी रिकॉग्नाइज्ड एज एन एसेट ऑफ द कंपनी, जो कंपनी के एसेट के तौर पर रिकॉग्नाइज की जाएगी, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है, इस तरह का क्वेश्चन आपको एमसीक्यूज के अलावा आपके पास उसमें भी आएगा, जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं उसमें भी आ जाता है कि कौन कौन सी कॉस्ट शामिल करनी है, ठीक है। अब देखें क्वेश्चन नंबर 28, उसमें हमारे पास जो चीजें हैं ना वो कौन कौन से चीजें आ जाएंगी। पहले नंबर पर तो परचेज प्राइस है, ये तो आएगी आएगी। उसके बाद दूसरे नंबर पर इनिशियल कॉस्ट है, ये भी आ जाएगी। इंस्टॉलेशन कॉस्ट, सॉरी, आपने एसेट परचेज किया और उसको इंस्टॉल किया है,
7,000 प्लस 500 ये हो गया, टोटल कितना हो गया 12,000। ठीक है, उसके बाद आपके पास जो आता है ना, अच्छा उसके बाद जो हमारे पास दो, ये टोटल हो गया 12,000। उसके बाद उसने कहा टेस्टिंग द मशीन बिफोर यूज। अच्छा देखें, उसने लिखा हुआ बिफोर यूज, आपने उसको टेस्ट किया है, तो मैंने आपको लिखवाया था कि जो टेस्टिंग कॉस्ट होती हैं वो भी आपके पास किस में आ जाती हैं, वो आपकी उसमें कॉस्ट में शामिल हो जाती हैं। उसके बाद उसने कहा कि आपके पास मैन्युफैक्चरर्स लिस्ट प्राइस, और लिस्ट प्राइस मैन्युफैक्चरर की है, आपका उससे कोई कंसर्न नहीं है। ठीक है, आपने एसेट कितने का परचेज किया है 7,000 का। उसने कहा है कि एडवर्टाइजिंग न्यू प्रोडक्ट्स टू बी मेड बाय द मशीन, ये एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस जो है ये भी कैपिटलाइज नहीं होता, क्योंकि आपने एडवर्टीजमेंट दी, आपने कमर्शियल वगैरह देखे होंगे, 5-6 महीने, कुछ महीना भी नहीं चलते और चेंज हो जाते हैं। उसका पर्पस ये होता है कि आपने जो प्रोडक्ट बना लिए उसको आपने सेल करना है। ठीक है, तो आपकी जो टेस्टिंग कॉस्ट तक हैं, ये तीन कॉस्ट जो हैं ये आपकी आ जाती हैं कैपिटल कॉस्ट, कैपिटल एक्सपेंडिचर्स हैं ये तीन। ठीक है, ये आपके पास जो कैपिटल एक्सपेंडिचर्स होते हैं ये प्रोडक्ट की इनिशियल कॉस्ट में शामिल किए जाते हैं। जो बाकी चीजें होती हैं उनको आप शामिल नहीं करते। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? और क्वेश्चन 28 के बाद आपका क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 34। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं, 34 क्वेश्चन में क्या है। उसमें देखें, उसने कहा क्वेश्चन नंबर 34 में a trader prepare the disposal account on which side do the cost of the asset and sale proceeds appear। ठीक है, उसने दो चीजें पूछी हैं। डिस्पोजल अकाउंट में कॉस्ट डेबिट साइड पे जाती है, इसका मतलब है सी और डी ऑप्शंस में से एक ऑप्शन करेक्ट होगी, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी इनकरेक्ट होगी पहले ही, क्योंकि आपने जब डिस्पोजल अकाउंट बनाते हैं, ठीक है, उसमें क्या करते हैं हम, कॉस्ट एसेट की हम इस साइड पे ट्रांसफर कर देते हैं, और जो सेल्स प्राइस होती है वो हम यहाँ पर क्रेडिट साइड पे ट्रांसफर करते हैं, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी एसेट की हम क्रेडिट साइड पे ही ट्रांसफर करते हैं। तो उसने पूछा है सेल प्रोसीड्स का पूछा है, तो सेल्स प्रोसीड्स क्रेडिट होती हैं, क्रेडिट साइड पे जाती हैं, और कॉस्ट डेबिट साइड पे जाती है। तो ऑप्शन कौन सी करेक्ट होगी? ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, कौन सी ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन सी। जी, और क्वेश्चन? ठीक है, उसके बाद देखें नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन किसका है? ट्रेड इन वैल्यू जो होते हैं ना मुस्कान, ट्रेड इन वैल्यू का मतलब होता है कि आपने जो एसेट दिया है और जो एसेट नया लिया उसके अगेंस्ट जो पुराना एसेट दिया उसकी वैल्यू कितनी आपने एडजस्ट की है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड ट्रेड इन वैल्यू। ठीक है, एडजस्टेड प्राइस होती है वो, मैंने उसमें अभी करवा दिया आपको ना। अवैस खान, क्वेश्चन नंबर 41, 10,500 कैसे आया? क्वेश्चन नंबर 41, एक मिनट में आपको बताता हूँ। हाँ जी, 10,500 ये मैंने बताया है। देखें अवैस खान के क्वेश्चन, कि आपने जो एसेट परचेज किया है ना उसकी प्राइस है 20,000। ठीक है, और जो एसेट आपने क्या किया है उसके अगेंस्ट सेल किया उसकी ट्रेड इन वैल्यू होती है, मतलब आप जैसे पार्ट एक्सचेंज कर लेते हैं, पुराना एसेट दिया नया ले लिया, तो जब आप नया लेंगे तो पुराने एसेट की एक वैल्यू तो आप निकालेंगे ना,
अब वो वैल्यू जो है क्वेश्चन में नहीं गिवन, उसकी जगह उसने दी है नेटबुक वैल्यू, ठीक है, और प्लस उसने प्रॉफिट दिया हुआ है, ये दोनों ऐड हो जाते हैं, ठीक है। अब देखें ये क्यों होते हैं, इसको भी समझ लें कि हमने ये ऐसे क्यों किया है, प्राइस ऐसे क्यों निकाली है। उसमें देखें हमारे पास जो आपके पास हमने कहा था कि प्रॉफिट और लॉस ऑन डिस्पोजल होता है ना, उसके लिए जो फार्मूला होता है, फार्मूला क्या होता है, फार्मूला ये होता है कि आपकी एसेट की सेल प्राइस कितनी है माइनस उसकी नेट बुक वैल्यू कितनी है। जब एसेट एक्सचेंज होता है ना, तो जो सेल प्राइस होती है ना, ये पार्ट एक्सचेंज वैल्यू होती है। ये क्या होता है, पार्ट एक्सचेंज वैल्यू होती है कि आपने जो एसेट दिया है वो कितने का दिया। अब हमने ये इसमें फाइंड आउट करनी थी, वो मैंने डायरेक्टली नीचे कर दिया है। आपके पास देखें उसने कहा कि आपका जो प्रॉफिट है वो आया है 1500 का आता है, जबकि सेल्स प्राइस आपको नहीं पता कितनी है, नेट बुक वैल्यू आपको एसेट की उसने क्वेश्चन में दी हुई 8000। तो ये नेट बुक वैल्यू आपके पास जो लेफ्ट हैंड साइड है वहाँ सॉरी राइट हैंड साइड इक्वेशन की वहाँ ऐड हो रही है, और दूसरी साइड पे जाके सॉरी राइट हैंड साइड पे माइनस हो रही है, दूसरी साइड पे ऐड हो जाएगी। तो 1500 प्लस 8000 विल बिकम 9500। तो आपने जो एसेट एडजस्ट किया उसकी वैल्यू 9500 ली है, जो मैंने ये यहाँ माइनस कर दिया, ठीक है। और फिर आपने क्या किया, उसने पूछा कि बताएं आपको कैश आउटफ्लो कितने, मतलब कैश पेमेंट आपने कितनी की है। 20,000 का मशीन प्लांट जो भी आपने एसेट ले लिया और न्यू लिया, और पुराना जो उसके अगेंस्ट दिया है वो 9500 का दिया, एडजस्ट किया, और बाकी आपके के पास क्या आ गया, बाकी आपने कैश में पेमेंट करनी है, ठीक है। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 33 सिद्रा, क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं इसमें। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 33 में उसने क्या क्या है, उसने कहा व्हाट इज डेप्रिसिएशन चार्ज फॉर नॉन करंट एसेट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2014। आपने इस साल का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकालना है। कहता है बिजनेस डेप्रिशिएट्स इज नॉन करंट एसेट एट द रेट ऑफ 20% यूजिंग द स्ट्रेट लाइन मेथड। डेप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड ऑन द टाइम बेसिस। टाइम बेसिस का मतलब है कि जितना टाइम आपने एसेट रखना है उतने टाइम पे आपने एसेट की डेप्रिसिएशन करनी है, ठीक है, सिर्फ उतने मंथ्स के लिए। कहता है नॉन करंट एसेट एट कॉस्ट एट 31 दिसंबर 2013 परचेज ऑफ मशीनरी। अब ये 2014 का आपने बताना है, 2013 के एंड पे जो आपके पास एसेट होंगे वही 2014 की 1 जनवरी को भी आपके पास वही एसेट होगा। उसने कहा कि आपने परचेज किया है मशीनरी 1 जनवरी को, ये न्यू एसेट है, आपके अकाउंट क्लोज हो रहे हैं 31 दिसंबर 2014 को। इसका मतलब है ये जो न्यू मशीन है इस पे आप फुल ईयर की डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, इस पे डेप्रिसिएशन क्या नहीं है, फुल ईयर। उसके बाद उसने कहा डिस्पोजल ऑफ द मशीन या 30 सितंबर 2014, 1 जनवरी से 30 सितंबर तक आपके 9 मंथ्स बनते हैं, 9 मंथ डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे आप, ठीक है। उसके बाद उसने कहा नॉन करंट एसेट एट कॉस्ट एट 31 दिसंबर 2014 वो उसने दे दिए, ठीक है। अब आपको वो कह रहा है कि आप क्या कैलकुलेशंस करें इसकी कि इसके में कितनी डेप्रिसिएशन चार्ज आएगा, ठीक है। तो जितने जितने मंथ आपने एसेट होल्ड किया उतने उतने मंथ की डेप्रिसिएशन आप निकाल लेंगे, ठीक है। अब ये कैसे कैलकुलेशंस करेंगे, हमने इसकी कैलकुलेशंस उसमें पहले भी की हुई है। चलें हम क्वेश्चंस कर लेते हैं क्वेश्चन की। हमारे पास जो एसेट था टोटल स्टार्ट में था 2 लाख का, उसमें से जो एसेट हमने सेल कर दिया वो है 40,000 का, ये वाला 40,000 का एसेट। तो इसका मतलब है कि रिमेनिंग एसेट पूरा साल यूज हो गया। हमारे पास 2 लाख का एसेट स्टार्ट में था, उसमें से 40,000 का हमने सेल कर दिया। रिमेनिंग हमारे पास जो एसेट बच गया है वो आपके पास ये आपकी वैल्यू एट स्टार्ट है, और उसमें से आपने डिस्पोजल माइनस कर दिए कि आपने कितने का सेल कर दिया, उसमें से आपने माइनस कर लिया, ठीक है। आपके पास जो एसेट बच गया 160,000 का कंप्लीट ईयर यूज हुआ है, उस पर डेप्रिसिएशन है स्ट्रेट लाइन मेथड से 20%, ठीक है। तो 20% आप इसकी डेप्रिसिएशन चार्ज कर लेंगे। ये निकला गया एक।
दूसरे नंबर पर आपने जो एसेट साल के दौरान सेल किया है, डिस्पोज ऑफ किया है, वो 40,000 का। तो 40,000 का जो एसेट है वो उसकी जो वैल्यू है 40,000 की एसेट की, वो आपने यूज़ किया 9 मंथ, जो मैंने इधर भी लिखा हुआ है। तो आप इस पे 20% डेप्रिसिएशन लेंगे और उसके 9/12 कर देंगे, 9 मंथ की डेप्रिसिएशन निकल आएगी। ठीक है। फिर आपने एक एसेट परचेज भी किया, जो आपने परचेज किया है ना 50,000 का एडिशन किया है, वो आपने एसेट कितना टाइम यूज किया है, वो आपने 1 जनवरी 2014 को, इसका मतलब है वो कंप्लीट ईयर आपने यूज किया है। इसमें पूरे साल की डेप्रिसिएशन लेंगे और एट द एंड इसका टोटल कर लेंगे। ठीक है, हो जाएगा। सिद्रा देखें, हो जाएगा ये क्वेश्चन, समझ आ गया है। उसके बाद है अब्दुल रहमान, डेप्रिसिएशन मीनिंग क्या है। डेप्रिसिएशन का मीनिंग होता है, ये मैंने आपको लिखवाया था, इट इज एन एलोकेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ नॉन वैल्यू, कॉस्ट ऑफ नॉन करंट एसेट ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। ठीक है, ये मैंने बताया था पहले दिन जब डेप्रिसिएशन पढ़ाई थी। व्हाट इज डेप्रिसिएशन? डेप्रिसिएशन इज एलोकेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ नॉन करंट एसेट ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। ठीक है। उसके बाद देखें नेक्स्ट है, सर प्लीज ऐड मी इन गूगल, अब्बास रजा। अच्छा अब्बास, मैंने आपको न्यू क्लास में ऐड किया है मेरे ख्याल में, तो आप वहाँ से ना, आपको ईमेल आई होगी, आप ज़रा देखें उसका, अपनी गूगल क्लासरूम चेक करें, उधर ईमेल आई मेरी गूगल क्लासरूम से ईमेल आई होगी, वो चेक करें। अगर नहीं आई तो मुझे मैसेज कर दीजिएगा मेरे नंबर पे, मैं आपको दोबारा ऐड कर देता हूँ। मैंने कल ऐड किए थे, स्टूडेंट्स को ऐड किया था। ठीक है। अब देखें आगे, अब हम न्यू टॉपिक करते हैं, क्योंकि जो क्वेश्चन थे आप लोगों के वो आपने पूछ लिए इसमें से। ठीक है, तो मैं अब आपको न्यू वो पढ़ाता हूँ टॉपिक, जो हमारे पास एडजस्टमेंट वाला है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विद एडजस्टमेंट। ये हमारे पास लेक्चर नंबर 25। तो इसमें देखें, जो पहले सबसे पहला क्वेश्चन है ना 14.1, ये एडजस्टमेंट अकाउंट से रिलेटेड है। उसने आपको कहा है रिक्वायरमेंट, देखें पहले रिक्वायरमेंट रीड करने के बाद, प्रिपेयर द फॉलोइंग लेजर अकाउंट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2009। ईयर एंड के कौन सा है ये याद रखना है, 31 दिसंबर 2009। ईयर स्टार्ट कौन सा होगा, 1 जनवरी 2009, इंक्लूडिंग ईच इन ईच केस द ट्रांसफर ऑफ टू द इनकम स्टेटमेंट। और आपने ये भी बताना है कि हर एक केस में आपने कितनी अमाउंट ट्रांसफर करनी है इनकम स्टेटमेंट में। ठीक है। अब देखें, जो पहला अकाउंट है उसने कहा है कि यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर फर्स्ट अकाउंट 1.1 के लिए, कमीशन अकाउंट, कमीशन रिसीव्ड। जो कमीशन रिसीव के बाद दूसरे नंबर पर उसने कहा है कि आपने अकाउंट बनाना है हीटिंग एंड लाइटिंग का। हीटिंग एंड लाइटिंग। और थर्ड नंबर पे उसने कहा है कि आपने सी में इंश्योरेंस अकाउंट बनाना है। अब देखें क्वेश्चन में उसने कहा द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिलेट्स टू ब्रेवो लिमिटेड। 1 जनवरी ओपनिंग इन्फॉर्मेशन है, 31 दिसंबर 2009 को ये आपकी क्लोजिंग इन्फॉर्मेशन है। उसने कहा कमीशन रिसीव्ड इनकम है, इनकम ओइंग। इनकम ओइंग का मतलब ये होता है कि आपने किसी को सर्विस दे दी, उसके अगेंस्ट कमीशन लेना था लास्ट ईयर, वो आपको नहीं मिला था, वो ओइंग था। ठीक है, आपने रिसीव नहीं किया था, तो ये आपका होता है एसेट। ये आपका क्या होता है, एसेट। तो एसेट आपका डेबिट बैलेंस होता है, बैलेंस ब्रॉड डाउन आपका कितना आ गया, 750 सॉरी। उसके बाद आपके पास आ गया कमीशन एंड बाय, उसने कहा कमीशन ओइंग एट द एंड, इसका मतलब है ये भी एसेट है। तो आपका बैलेंस जो कैरी डाउन है वो यहाँ पर क्रेडिट साइड पे आ जाएगा, कितनी अमाउंट से, 1100 से।
उसके बाद उसने कहा है कि हीट एंड लाइट ये एक्सपेंस ओइंग है। एक्सपेंस ओइंग का मतलब होता है ये आपकी लायबिलिटी है। तो लायबिलिटी का कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट। बैलेंस ब्रॉट डाउन विल बी 670। उसके बाद आपके पास उसने कहा है कि क्लोजिंग बैलेंस जो है वो भी ओइंग है। क्लोजिंग बैलेंस क्या है? ओइंग है। कितनी अमाउंट से ओइंग है? 820। इट मींस दिस इज आल्सो लायबिलिटी। तो आपके पास बैलेंस कैरी डाउन कितना आ जाएगा? बैलेंस कैरी डाउन विल बी 820। उसके बाद उसने कहा है कि आपके पास इंश्योरेंस जो है वो प्रीपेड है। स्टार्ट में प्रीपेड इंश्योरेंस का मतलब होता है दिस इज योर एसेट, और एसेट का बैलेंस हमेशा डेबिट होता है। तो बैलेंस ब्रॉट डाउन हमारे पास होगा डेबिट। कितने से? 1100 से। आपने एडवांस में पेमेंट कर दी थी किसी एक्सपेंस की, ठीक है। जो इंश्योरेंस है वो एडवांस दी हुई थी, तो वो आपका ओपनिंग एसेट है। क्लोजिंग बैलेंस भी आपके पास उसने प्रीपेड दिया है। तो आपके पास बैलेंस जो कैरी डाउन होगा, बैलेंस कैरी डाउन विल बी ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ इंश्योरेंस एक्सपेंस अकाउंट। आपने फिर अब इसको अकाउंट्स को अभी मैं नीचे लाइन लगा दी है। इसके बाद एडिशनल इन्फॉर्मेशन पुट करनी है कि आपने कितनी पेमेंट की या रिसीव की। कहता है ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 December 2009 द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस टुक प्लेस। ऑल रसीट्स एंड पेमेंट्स आर मेड थ्रू चेक्स। आपने जो भी पेमेंट रिसीव किया है या पेमेंट की है, एक्सपेंस पे किया है, तो वो आपने क्या किया? चेक के थ्रू। कमीशन, जो कमीशन रिसीव हुआ है तो आपने इसके लिए क्या एंट्री की होगी? डेबिट। आप क्या होगा? बैंक, क्योंकि आपने चेक लिया है। और कितने का? 4200 का। और क्रेडिट आपका होगा कमीशन रिसीव्ड अकाउंट। आप देखें आपका ये अकाउंट जो है 4200 से कमीशन का अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। इसका मतलब है ये क्रेडिट कमीशन अकाउंट की क्रेडिट साइड पे अमाउंट जानी चाहिए। 4200 यहाँ आ गया और आपके पास यहाँ पर बैंक आ गया। इट मींस यू हैव रिसीव्ड 4200 ड्यूरिंग द ईयर। ये आपने पुट कर दिया है कमीशन रिसीव की एंट्री। उसके बाद आपने ईटिंग एंड लाइटिंग एक्सपेंसेस पेड, ये भी अब आपने पे किए। तो उस टाइम आपने क्या किया? डेबिट आपने हीटिंग एंड लाइटिंग एक्सपेंसेस किए 5200 से, और क्रेडिट आपने कर दिया बैंक अकाउंट, बिकॉज सारी पेमेंट्स चेक में होंगी, चेक के थ्रू। अब देखें हीटिंग एंड लाइटिंग डेबिट हो रहा है। हीटिंग एंड लाइटिंग अकाउंट डेबिट हो गया। कितनी अमाउंट से? 5200 से, ठीक हो गया। और यहाँ पर क्रेडिट रेफरेंस आपने क्या दिया है? बैंक अकाउंट। आपने पेमेंट कर दी है। उसके बाद देखें नेक्स्ट उसने कहा इंश्योरेंस पेड है। इंश्योरेंस जब आप पे करेंगे तो इंश्योरेंस के लिए क्या एंट्री करेंगे पेमेंट के लिए? इंश्योरेंस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट। इंश्योरेंस एक्सपेंस है कितने का? 9200 का। और क्रेडिट में आप क्या कर देंगे? बैंक अकाउंट 9200 से, ठीक है। इंश्योरेंस का अकाउंट बना रहे हैं, उसमें डेबिट साइड पे अमाउंट चली जाएगी कितने? 9200, ठीक है। और क्रेडिट रेफरेंस में आप क्या लिखेंगे? बैंक अकाउंट। अब आपने इन सब अकाउंट्स को क्लोज कर देना है। अब अगर पहला अकाउंट है कमीशन रिसीव्ड वाला, वो अगर आप क्रेडिट साइड देखें तो क्रेडिट साइड उसकी ग्रेटर है। क्रेडिट साइड आपकी बनती है 4200 प्लस 1100 इज इक्वल टू 5300। ये अब आपके 5300 इधर आ गया। उसमें से 5300 में से डेबिट साइड पे जो अमाउंट गिवन है वो माइनस कर दें। वो कितनी अमाउंट है? ओपनिंग बैलेंस 750। तो आपके पास जो बैलेंसिंग फिगर रह जाता है, वो बैलेंसिंग फिगर कितना रह जाता है आपके पास? वो है 4550 का। ये जो बैलेंसिंग फिगर जाएगा ये इनकम स्टेटमेंट में चला जाता है। ये उसने पूछा है एक दो रिक्वायरमेंट ट्रेडिंग अकाउंट लेजर्स बनाते हुए। दूसरा हीटिंग एंड लाइटिंग के अकाउंट क्लोज करेंगे तो डेबिट साइड इज ग्रेटर, ठीक है। डेबिट साइड कितना है? 6020 ठीक है। उसमें से 6020 में से आप माइनस करते हैं कितना है? आपके पास क्रेडिट साइड पे अमाउंट है वो कितना है? 670, वो माइनस कर लेंगे। तो आपके पास जो बैलेंसिंग फिगर बचेगा वो बचेगा 5350।
ये आपके पास इनकम स्टेटमेंट में चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखें आपके पास ना नेक्स्ट जो है वो है हमारे पास ना 1100 प्लस 9300, तो आपके पास ये 9200, तो ये आपके पास 10,300 आपके पास टोटल डेबिट साइड क्रेडिटर है इंश्योरेंस की, ठीक है। यही 10,300 आप दोनों साइड पे लिखेंगे टोटल में, ठीक है। आपके पास 1100 प्लस 9200 है, ठीक है। 10,300 माइनस आपके पास डेबिट साइड पे 1200 है, उसको आपने माइनस कर लिया, तो रिमेनिंग आपके पास 9100 की अमाउंट आ गई, ये इनकम स्टेटमेंट में चली जाएगी। ठीक है, ये उसने पहले रिक्वायरमेंट पहले क्वेश्चन में। इसी तरह दूसरा जो क्वेश्चन है ये आपने करना है, उसमें इंटरेस्ट रिसीव्ड, एक्सपेंस और स्टेशनरी के अकाउंट हैं, ये आपने बनाने हैं, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। ये भी इसी तरह अकाउंट बनेंगे, इसी तरह की इंफॉर्मेशन, ओपनिंग बैलेंसेस दिए हुए हैं, क्लोजिंग दिए हुए हैं, प्लस पेमेंट्स और रिसीट्स दे दी हैं उसने। उसके बाद आपका आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14.3 पे। 14.3 में आप देखें जो क्वेश्चन है ना, उसमें आपने क्या करना है, उसने कहा है कि यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2002। इनकम स्टेटमेंट बनानी है और फिर आपने बैलेंस शीट बनानी है एज एट 31 दिसंबर 2002। आपने इनकम स्टेटमेंट और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन इकट्ठी बनानी है, आपने सेपरेट नहीं बनानी। सबसे पहले आप इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर करेंगे, इसका फॉर्मेट दोबारा रिवाइज कर लें जो हमने पहले पढ़ा हुआ था, ठीक है। इनकम स्टेटमेंट, इसमें हमारे पास दो कॉलम्स थे, ठीक है। डेबिट क्रेडिट कॉलम नहीं होंगे, सिर्फ अमाउंट के कॉलम में। तो उसमें सबसे पहले हमारे पास आते थे फिगर नेट सेल्स का। नेट सेल्स हम कैसे निकालते थे, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, ठीक है। एक मिनट होल्ड कीजिएगा, आप फॉर्मेट ड्रॉ कर लें अपने दो पेजेस पे ना, अलग अलग से फॉर्मेट ड्रॉ कर लें, एक पेज पे इनकम स्टेटमेंट का, एक पेज पे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का, सेपरेट ड्रॉ कर लें। अच्छा, इसमें देखें आपने नेट सेल्स में सेल्स माइनस जो आपकी रिटर्न होती हैं वो माइनस कर लेते हैं। इसमें से रिटर्न कौन सी करनी है, जो सेल्स रिटर्न है, सेल्स रिटर्न को हम रिटर्न रिटर्न इनवर्ड्स भी कहते हैं, ठीक है। ये आपने माइनस कर लेते हैं हम इसमें से, फिर हम इसमें से लेस करते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स। जो कॉस्ट ऑफ सेल्स है वो हमारे पास क्या है, कॉस्ट ऑफ सेल्स जब हम माइनस करेंगे हमारे पास ओपनिंग स्टॉक कितना है प्लस परचेजेस कितनी की हैं लेस रिटर्न हमारे पास आ जाती हैं, रिटर्न आउटवर्ड्स प्लस कैरेज इनवर्ड्स, जो हमने गुड्स पे कैरेज दिया है, कैरेज इनवर्ड्स, ठीक है। और माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। और हम ये वैल्यूज इंटरनल कॉलम में लिख के एक्सटर्नल कॉलम में उसका टोटल शिफ्ट करते हैं और हम फाइंड आउट कर लेते हैं कि हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट कितना है।
ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। ग्रॉस प्रॉफिट के बाद आपने इसमें ऐड कर देना है अपने अदर इनकम्स, और उसके बाद आपने इसमें से डिडक्ट कर लेना है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, और उसके बाद ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के बाद आपने जगह छोड़ देनी है ताकि आपके लिए वो इजी हो जाए वैल्यूज लिखना। फिर दूसरे नंबर पर है आपके पास ना स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन जो है उसमें आपने क्या करना है, उसमें भी ऐसे ही आपने दो कॉलम बना लेने। आपके पास कॉलम होगा, ये डेबिट और क्रेडिट के कॉलम्स नहीं है बल्कि जो वैल्यूज लिखनी है उनके कॉलम्स है। ठीक है, इसमें सबसे पहले आप ऊपर लिखेंगे नॉन करंट एसेट्स आपके कौन से हैं। आपने इस तरह एब्रीविएशन ही यूज करनी, टोटल लिखना है। फिर आपने नॉन करंट एसेट्स नॉर्मली 2 या 3 ही होते हैं, तो फिर आपने इसके नीचे ना 3 लाइंस छोड़ के ना करंट एसेट्स लिख लेने। करंट एसेट्स आपके पास थोड़े ज़्यादा होते हैं, 5-6 लाइंस आप छोड़ दें। उसके बाद आप लिख लें आपके जो करंट लायबिलिटीज़ हैं। फिर इसके नीचे 4-5 लाइंस छोड़ के आपने नॉन करंट लायबिलिटीज़ लिख लें, और फिर आप इसके नीचे इक्विटी का पोर्शन बना लें। इक्विटी में आपका कौन सा आएगा, आपने इक्विटी में देखना है कि आपकी ओपनिंग कैपिटल कितना है, प्लस आपका नेट प्रॉफिट कितना है आएगा, वो इसमें ऐड हो जाएगा। अगर लॉस होगा तो माइनस कर देंगे, माइनस ड्राइंग्स, ये आपने लिख लेना है। अब यहाँ देखें, ये सारा फॉर्मेट ना खाली फॉर्मेट बना के ना आपने वैल्यूज पुट करना शुरू करनी है। वैल्यूज में देखें आप स्टार्ट से पुट करना शुरू करेंगे। उसने कहा ऑन 31 December 2002 द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन वाज अवेलेबल फ्रॉम द बुक्स ऑफ स्टीव बून अ सोल ट्रेडर। उसके बाद उसने कहा परचेजेस, आपने परचेजेस को भी टिक कर लेना है। ट्रायल बैलेंस में वैल्यू जो है उसको भी टिक कर लेना है। तो परचेजेस हमारे पास कहाँ आती हैं, परचेजेस हमारे पास आती हैं इनकम स्टेटमेंट में कॉस्ट ऑफ सेल्स में। कितनी वैल्यू ऑफ परचेजेस की उसने दे दी है हमें 8800 की, सॉरी 88,500 की। ठीक हो गया। उसके बाद उसने कहा है कि आपके पास सेल्स रेवेन्यू है, तो सेल्स रेवेन्यू आप यहाँ ऊपर सेल्स रेवेन्यू में यहाँ पर लिख लें, जो नेट सेल्स लिखी है ब्रैकेट में लिख लें। आपके पास हो सकता है रिटर्न भी हो 195,300, ये आपका सेल्स रेवेन्यू है। उसके बाद आपके पास रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस कॉस्ट गिवन है, तो रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस कॉस्ट जो है ये एक्सपेंसेस हैं। अब देखें, आपने जब एडजस्टमेंट करनी होती है तो ये आप क्या लिखते हैं, ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। इंटरनल कॉलम में वैल्यूज ट्रांसफर टोटल करने से पहले आप उसको ब्रैकेट में लिख लें 6800 की आपकी रिपेयर्स हैं। ठीक है, इंटरनल कॉलम में नहीं लिखना, ना एक्सटर्नल कॉलम में भी लिखना है। एडजस्टमेंट करेंगे फिर करेंगे। फिर हमारे पास वेजेस एंड सैलरीज आ गई हैं। वेजेस एंड सैलरीज हैं हमारे पास 34,200 की। आप इनको भी, ये भी एक्सपेंसेस हैं, आप इनको भी इधर लिखें 34,200। उसके बाद रेंट एंड इंश्योरेंस है 12,500। रेंट एंड इंश्योरेंस, ठीक है। कितनी वैल्यू है रेंट एंड इंश्योरेंस की, 12,500, ये भी आप ब्रैकेट में लिख लें। उसके बाद नेक्स्ट है, उसने कहा इलेक्ट्रिसिटी एंड टेलीफोन एक्सपेंसेस हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी एंड टेलीफोन एक्सपेंसेस, ये आपकी यूटिलिटी एक्सपेंसेस हैं। ये कितनी अमाउंट के हैं, वो 9800 के, ये भी आप यहाँ ब्रैकेट में लिख लें। उसके बाद जनरल एक्सपेंसेस गिवन है 7200 के। जनरल एक्सपेंसेस 7200 के, उसको भी आप लिख लें। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है इन्वेंट्री 1 जनवरी 2002 को, ये आपकी ओपनिंग इन्वेंट्री है। ये क्या आपके पास ओपनिंग इन्वेंट्री, ओपनिंग इन्वेंट्री इनकम स्टेटमेंट में कॉस्ट ऑफ सेल्स में आती है।
कितनी अमाउंट है 9600। 9600 विल बी द ओपनिंग इन्वेंट्री एंड दिस विल बी ट्रीटेड इन कॉस्ट ऑफ सेल्स इन इनकम स्टेटमेंट। देन मशीनरी एंड इक्विपमेंट की वैल्यू गिवन है, ये आपका नॉन करंट एसेट है 45,200 का। मशीनरी आप यहाँ पर लिख लेंगे नॉन करंट एसेट में, और इसको भी आपने अब ब्रैकेट में ही लिखना है। कितनी वैल्यू है 45,200, आपने इसको ब्रैकेट में लिख देना। उसके बाद उसने नेक्स्ट हमें बताया कि आपके पास में फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स हैं, ये भी हमारे नॉन करंट एसेट हैं, ये भी आप यहाँ पर लिख लेंगे। कितने 40,600 के फिक्सचर्स, 40,600 के, ठीक हो गया। उसके बाद देखें ट्रेड रिसीवेबल्स, ये हमारे पास करंट एसेट्स हैं। करंट एसेट्स में हम इन्हें लिखेंगे, वैल्यू है 22,100 की। तो हम यहाँ पर ट्रेड रिसीवेबल्स, ये भी आपने सारे डाटा आप ब्रैकेट में लिखना है। ट्रेड रिसीवेबल्स, उसकी वैल्यू है 22,100, वो लिख दी। उसके बाद नेक्स्ट है, उसने कहा ट्रेड पेएबल्स, ये आपकी करंट लायबिलिटीज हैं। ट्रेड पेएबल्स की वैल्यू 13,100 दी हुई है, ये आप करंट लायबिलिटीज में लिख लेंगे। ट्रेड पेएबल्स ये आपकी है 13,100 की, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट उसने कहा कैश एंड बैंक बैलेंस, उसने डेबिट बैलेंस दिया हुआ है, इसका मतलब है ये आपके करंट एसेट हैं, ठीक है। कैश एंड बैंक कितनी वैल्यू है 4700, ये भी आप ब्रैकेट में लिख लें, हो सकता है कोई एडजस्टमेंट भी हो। उसके बाद कैपिटल ओपनिंग गिवन है 1 जनवरी 2000 को गिवन है 97,500, तो ये आपका ओपनिंग कैपिटल है। ओपनिंग कैपिटल यहाँ पर आप स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में इंटरनल कॉलम में लिखेंगे 97,500 ठीक है। उसके बाद ड्राइंग्स गिवन है, ड्राइंग्स डेबिट बैलेंस गिवन है, ठीक है। यहाँ पर ट्रायल बैलेंस में तो ड्राइंग तो हमारे पास आती हैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में इक्विटी वाले सेक्शन में, जहाँ हमने कैपिटल लिखा है इसके नीचे 24,700, ये यहाँ से माइनस हो जाएंगी, ठीक है। ये डाटा आप ट्रायल बैलेंस का डाटा जो है ना, आप ऐसे ही पुट करेंगे। पहले आपने जब इस डाटे को पुट कर लिया, फिर आप क्या करेंगे, इस डाटा को पुट करने के बाद अब आपने ये करना है कि आपने ना बाकी डाटा एडजस्टमेंट्स पे आ जाना है। जो एडजस्टमेंट्स है ना, उसमें देखें कि एडजस्टमेंट में पहली एडजस्टमेंट वो है जो आप नॉर्मली पहले भी करते थे जब हमने इनकम स्टेटमेंट और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाई थी। अच्छा, आपने एक बात याद रखनी है कि आपने डाटा ऐसे ही 1 बाय 1 टिक करके पुट कर देना पहले स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में और इनकम स्टेटमेंट में, ठीक है। जब आपका डाटा ये पुट हो जाएगा, एडजस्टमेंट फिर आपने एंड पे डालनी है। एडजस्टमेंट में पहली एडजस्टमेंट देखें, उसने कहा है कि ओपनिंग इन्वेंट्री जो है वो आपकी है, ओपनिंग इन्वेंट्री एट 31 दिसंबर 2000, ये आपके पास क्लोजिंग इन्वेंट्री दी हुई है। ओपनिंग तो ऊपर ट्रायल बैलेंस में गिवन है, वो है 10,800 की। ये सारी एडजस्टमेंट अब मैं रेड में करने लगा हूँ। इसकी पहली ट्रीटमेंट ये होती है कि ये कॉस्ट ऑफ सेल्स में से माइनस हो जाता है, 10,800 यहाँ से माइनस हो जाएगा। और दूसरी ट्रीटमेंट ये है कि ये करंट एसेट में एज अ करंट लायबिलिटी, उसमें स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में एज अ करंट एसेट ट्रीट होगा, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक जो आपके पास बच गया, बिकॉज दिस इज एसेट, कितनी अमाउंट है 10,800, 10,800, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखें सेकेंड एडजस्टमेंट, इसकी दो एडजस्टमेंट दो जगह पे हुई है। एक पहली क्लोजिंग स्टॉक आपने डिडक्ट किया कॉस्ट ऑफ सेल्स में से, और दूसरा आपने उसको ट्रायल बैलेंस में स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में एज अ करंट एसेट लिख लिया। उसके बाद दूसरा देखें, उसने कहा वेजेस ड्यू हैं एंड अनपेड 1800, ठीक है। इसका मतलब वेजेस ड्यू का मतलब है ये अक्रूड एक्सपेंस है। ये क्या है, अक्रूड एक्सपेंस है। तो जो भी आपके अक्रूड एक्सपेंस होंगे उनकी ट्रीटमेंट क्या होगी। अक्रूड एक्सपेंसेस हमने अक्रूवल्स एंड प्री पेमेंट्स में पढ़ा हुआ है कि अक्रूड जो वेजेस होती हैं, इसका मतलब है इस साल का एक्सपेंस था, आपने पे नहीं किया,
तो नंबर 1 जो आपकी वेजेस गिवन है उसमें ये ऐड हो जाएंगे 1800 यहाँ पर स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट में, ठीक है। और दूसरे नंबर पर ये आपकी लायबिलिटी भी है बिकॉज यू डिड नॉट पे। ये क्या, वेजेस अक्रूड, अक्रूड का मतलब आपने अभी तक वेजेस पे नहीं की। उसका बैलेंस कितना है हमारे पास 1800 का, ये आपके सॉरी ये करंट लायबिलिटी में आएगी। ये आपकी वेजेस अक्रूड है या अक्रूड वेजेस कुछ भी लिख लें। कितनी वेजेस अक्रूड है आपकी 1800 की, ये आप यहाँ पर करंट लायबिलिटी में लिख लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट उसने कहा है थर्ड एडजस्टमेंट, देखें उसमें थर्ड में उसने कहा है कि रेंट पेड इन एडवांस। पेड इन एडवांस का मतलब है आपने एक्सपेंस अगले साल का पे कर दिए, ये इस साल का एक्सपेंस नहीं है। तो आपने जो रेंट पे किया है, रेंट हमारे पास है इन इंश्योरेंस ये लिखा हुआ है, इसमें से एक तो माइनस कर लें क्योंकि हमारा जो अक्रूवल कॉन्सेप्ट है वो ये कहता है कि आपने सॉरी आपने अगर अगले साल का एक्सपेंस पे किया, मैचिंग कॉन्सेप्ट कहता है कि अगर आपने अगले साल का एक्सपेंस पे किया है तो फिर वो अगले साल की इनकम स्टेटमेंट में लिखेंगे, एक्सपेंस के तौर पर आएगा, इस साल की इनकम स्टेटमेंट में एज एन एक्सपेंस नहीं आएगा। इस साल की इनकम स्टेटमेंट में सिर्फ इसी साल के एक्सपेंसेस आएंगे, तो इसलिए वो 12,000 में से माइनस हो जाएगा। और उधर जाके हमारे पास प्रीपेड जो हमने पेमेंट की होती है वो हमारे करंट एसेट्स होते हैं, तो हमारे पास प्रीपेड रेंट आ जाएगा 1800, ये हमारे पास करंट एसेट है, ठीक है। उसके बाद उसने कहा कि डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन का चैप्टर हम एक पढ़ के आए हैं अभी। डेप्रिसिएशन टू बी प्रोवाइडेड, अभी आपने डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करनी एज फॉलोज 9040 ऑन मशीनरी। इसका मतलब है ये जो मशीनरी है उसमें से 9040 आपने माइनस कर लेना है, ठीक है। ये जो मशीनरी है इसमें से हम 9000 माइनस कर लेते हैं, 9040। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस एक तो एसेट की वैल्यू में से डिडक्ट हो जाएगा, दूसरे नंबर पर यहाँ पर इनकम स्टेटमेंट में एज एन एक्सपेंस आ जाएगा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 9040। एक ये आ गया, ये भी ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि दूसरे एसेट की भी डेप्रिसिएशन होगी। सेकंड जो एसेट है उसने कहा है कि सेकंड जो है ना उसने कहा है कि फर्नीचर पे जो आपकी डेप्रिसिएशन है वो आपने 4060 प्रोवाइड कर दी है, तो ये भी आप यहाँ से माइनस कर लेंगे 4060 फ्रॉम द वैल्यू ऑफ फिक्सचर्स इन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एंड इट वुड बी ट्रीटेड एज एक्सपेंस इन इनकम स्टेटमेंट। 4060 ये आपका आ गया फिक्सचर्स में, डेप्रिसिएशन में आ जाएगा, ठीक हो गया। उसके बाद देखें ये दो दो ट्रीटमेंट हो रही हैं सारे जितनी भी आपके एडजस्टमेंट्स आ रही हैं। फिर उसने कहा कि आउटस्टैंडिंग टेलीफोन चार्जेस, आउटस्टैंडिंग का मतलब है स्टिल पेबल अक्रूड है। एक तो ये जो टेलीफोन चार्जेस हैं उसमें ऐड हो जाएंगे 200, और दूसरे नंबर पर यहाँ पर ना टेलीफोन चार्जेस अक्रूड ये आपके एक्सपेंसेस हैं, सॉरी लायबिलिटी है, तो ये लायबिलिटी आपकी यहाँ पर आ जाएगी 200 की स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में। अच्छा अब देखें आपने ये सारी एडजस्टमेंट्स कर ली वन बाय वन, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, एडजस्टमेंट्स करने के बाद ना अब आपने क्या करना है, इनको क्लोज करना है, सारी एडजस्टमेंट्स पुट करनी है, उसके बाद आपने अकाउंट्स क्लोज करने हैं। ये आपने कैसे क्लोज करना है, जैसे हम पहले करते थे, एडजस्टमेंट्स हो गई हैं। आप देखें आपके पास सेल्स हैं, सेल्स रिटर्न कुछ नहीं है, वो तो ज़ीरो है। अब आप क्या करेंगे, नेट वैल्यू आप यहाँ पर लिखेंगे, ये जितनी एडजस्टमेंट्स थी वो मैंने रेड में की हैं, ठीक है। अब नेट नेट एसेट्स जो है वो कितने के, 195,300 के, क्योंकि सेल्स रिटर्न है ही नहीं। आपने निकालनी है यहाँ पर ना कॉस्ट ऑफ सेल्स। जो कॉस्ट ऑफ सेल्स है वो देखें, आपका ओपनिंग स्टॉक गिवन है, ठीक है।
ओपनिंग स्टॉक कितना है 9600 का, उसमें परचेजेज ऐड कर दें 88,500 की, और उसमें से माइनस कर दें 10,800। ठीक है, वो आपके पास आ गया 87,300। ये आपके आ गया। अब आपने क्या करना है, इसमें से माइनस करना है 195,300 में से आपने माइनस कर देना है ये कॉस्ट ऑफ सेल्स, तो आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। ग्रॉस प्रॉफिट आपका आ रहा है 108,000 का। अदर इनकम है ही कोई नहीं, एक्सपेंसेस को क्लोज कर लें। एक्सपेंसेस आपके रिपेयर्स के खाली 6800 के एक्सपेंसेस हैं, वो यहाँ पर आ जाएंगे इंटरनल कॉलम में। ठीक है, उसके बाद आपके सेकंड एक्सपेंसेस हैं वेजेस के 34,200 प्लस आपके 1800 इसमें जो अक्रूड है वो भी आ जाएंगे, 36,000 टोटल आ गया। रेंट एंड इंश्योरेंस जो है वो आपका आ गया 12,000 का। उसके बाद आपके पास इलेक्ट्रिसिटी एंड टेलीफोन एक्सपेंसेस हो गए 10,000 के। उसके बाद आप नेक्स्ट देखें, आपके पास जनरल एक्सपेंसेस 7200 के। उसके बाद डेप्रिसिएशन है, दोनों एसेट की गिवन है 9040 प्लस आपको गिवन है 4060। ठीक है, तो ये आपके आगे 13,100। ठीक है, अब इसमें आपने ऐड करना है, ये सारे ऐड कर लें एक्सपेंसेस। ठीक है, 13,100 प्लस 7200 प्लस 10,000 प्लस आपके पास 12,000 प्लस आपके पास आ गया 36,000 प्लस आपके पास आ गया 6800। ठीक है, ये आपके पास टोटल एक्सपेंस आ गया 85,100। आपने ग्रॉस प्रॉफिट में अदर इनकम ऐड करनी है और इसको माइनस कर लेना है 85,100 को। आपके 108,000 आपके ऊपर, हाँ जी, $108,000 है, उसमें से आप माइनस कर लें। आपके पास एक्सपेंसेस हैं, अदर इनकम है ही जीरो, तो आपके पास जो प्रॉफिट आ रहा है वो आ रहा है 22,900 का। दिस इज योर नेट प्रॉफिट। ठीक है, अब आपने क्या करना है, यही नेट प्रॉफिट जो है वो ट्रांसफर कर देना है यहाँ पर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में। कितने वैल्यू है 22,900। ठीक है, अच्छा, आप देखें आपके पास ना, इसको आप क्लोज कर दें, आपका क्लोजिंग एसेट निकल आएगा, क्लोजिंग कैपिटल निकल आएगा। पहले आपके पास जो ओपनिंग कैपिटल था वो 97,500 का था। एक मिनट, वो स्क्रीन शेयरिंग बंद हो गई थी, मैं आपको दोबारा करता हूँ स्क्रीन शेयर। अच्छा, आप देखें स्क्रीन शेयर हो रही है, आपको नज़र आ रहा है? अब यहाँ देखें, आपने ये जो नेट प्रॉफिट है वो भी ट्रांसफ़र कर दिया। नेट प्रॉफिट जो ट्रांसफ़र किया वो आपका आया है 22,900 का, वो आपने निकाल लिया। अब आप यहाँ पर ना क्लोजिंग कैपिटल निकाल लें, क्लोजिंग कैपिटल आपने कैलकुलेट कर लेना है। ठीक है, क्लोजिंग कैपिटल हमारे पास कितना आएगा, ओपनिंग कैपिटल हमारे पास है 97,500। ठीक है, 97,500 प्लस उसमें नेट प्रॉफिट जो आया वो 22,900 का आ गया।
और उसमें से माइनस आपने ड्राइंग्स कर लेनी है 24,700 की। तो आपके पास क्लोजिंग कैपिटल जो है वो आपका आता है 95,700 का। ठीक है, ये क्लोजिंग कैपिटल आपके पास आ गया। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर एसेट्स के नेट वैल्यूज निकाल लेनी है। आपका एसेट देखें, पहले नॉन करंट एसेट मशीनरी है 45,200, और उसमें से आप 9,040 माइनस करते हैं। आप 9,040 या माइनस करेंगे तो आपके पास मशीन की नेट बुक वैल्यू आपके पास आ जाती है 36,160 की। मशीन जो उसके बाद फिक्सचर्स हैं 40,600 के, और उसमें से आपने इसकी वैल्यू माइनस से डेप्रिसिएशन माइनस कर लेनी है 4060 की। ठीक है, और आपके पास एसेट है आ जाता है 36,540 का। ठीक है, उसके बाद आपने करंट एसेट्स जो हैं उनको भी ट्रांसफ़र कर दें इंटरनल कॉलम में। देखें कितनी कितनी वैल्यूज़ आ रही हैं। टोटल जो है आपके करंट नॉन करंट एसेट्स वो कितने आ गए हैं 36,160, और ये दोनों ऐड हो गए तो आपके पास 72,700 आपके पास एसेट्स आ गए। ठीक है, उसके बाद आप करंट एसेट्स हैं, करंट एसेट्स आपके पास 22,100 के रिसीवेबल्स हैं। ठीक है, और उसके बाद आपके पास 4700 की कैश एंड बैंक बैलेंस है। क्लोजिंग एसेट आपके पास क्लोजिंग स्टॉक 10,800 का है, और आपकी प्रीपेड आपके जो रेंट है वो है आपका एसेट 1800 का। ठीक है, तो टोटल आपके करंट एसेट्स कितने हुए 22,100 प्लस 4700 प्लस आपके 1,800 और प्लस आपके पास आ गए 1800, टोटल आ गया 39,400। ठीक हो गया, ये दोनों आपके पास एसेट्स आ गए। अब आपने क्या करना है, इसमें से आपकी लाइबिलिटीज देखें आपकी कितनी है। लाइबिलिटीज आपकी ट्रेड रिसीवेबल 13,100, आपकी वेजेस अक्रूड 1800, और आपके टेलीफोन चार्जेस जो हैं अक्रूड है वो 200 की। अब आपने क्या करना है 13,100 आपके करंट लाइबिलिटीज कितनी है 13,100 प्लस आपने 1800 उसमें ऐड करेंगे, और प्लस आपके 200 जो आपके अक्रूड एक्सपेंसेस हैं। टोटल हो गया आपका 15,100। नॉन करंट लाइबिलिटी है ही कोई नहीं इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो आप अगर नेट एसेट्स कैलकुलेट करते हैं अपने, तो आपके नेट एसेट्स कितने होंगे वो निकाल लें। नेट एसेट्स का मतलब है आपके टोटल एसेट्स माइनस टोटल लाइबिलिटीज। ठीक है, आपके पास टोटल एसेट्स जो है ना वो करंट और नॉन करंट, आपके पास नॉन करंट है 72,700 के, प्लस करंट एसेट्स हैं 39,400 के। ठीक है, ये आपके पास टोटल एसेट्स हो जाएंगे, और उसमें से माइनस आपने कर दिया 15,100, तो आपके पास जो वैल्यू आती है। अच्छा, इसमें डिफरेंस डिफरेंस आ गया कोई वैल्यू मेरे से, मेरे ख्याल में अरेज हो गई है, तो वो आपने देख लेनी है कि वैल्यू कौन सी मेरे से अरेज हुई है। ठीक है, वो ज़रा आपने चेक कर लेना है। ठीक है, एक मिनट में इसको चेक कर लेता हूँ कि वैल्यू कौन सी अरेज हुई है। आप भी ज़रा चेक करें इसमें वैल्यू कौन सी। हाँ, वो मैं लिख रहा था कहीं से ना वैल्यू अरेज हो गई है और वो इसमें नहीं आई कैलकुलेशंस में। ठीक है, वो ज़रा देख लें।
जी देखें, आपने कोई कुछ आपको मिला कि इसमें कौन सी वैल्यू हमने रेज हमारी हो गई है, वो देख लें। आपने ये क्वेश्चन दोबारा करना है और आपने क्वेश्चन इसके बाद जो है ना 14.4 भी क्वेश्चन करना है, और इससे आगे जो क्वेश्चन है ना वो नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप करेंगे, ठीक है, ताकि आपका ये क्लियर हो जाए। ये आपने लाजमी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि इस तरह का लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो वो इसमें से एक क्वेश्चन आएगा, और एक क्वेश्चन आपका आता है वो जो नॉन करंट एसेट्स वाला जो हमने पढ़ा है अभी, डेप्रिसिएशन वाला, उसमें से आता है, ठीक है। प्रीपेड की वैल्यू, अच्छा वो मैं देखता हूँ प्रीपेड की वैल्यू कौन सी है। प्रीपेड की वैल्यू है रेंट पेड इन एडवांस 500 है, और हमने कितना लिखा है कि प्रीपेड रेंट, अच्छा हाँ ये वाला 1800 का, ये यही हमने ये वाली वैल्यू एडवांस वाली गलत लिख ली, ये 500 आती है, एडजस्टमेंट है, ठीक है। ये आप एक्स्ट्रा लिखिए वैल्यू, ये 500 आनी थी और हमने इसको 1800 लिख दिया, इसकी वजह से हमारे पास ये एरर हुआ। तो अदरवाइज हमारे पास अब ये एसेट्स भी एडजस्ट हो जाएंगे, एसेट्स 1500 से हमारे करंट एसेट्स भी कम हो जाएंगे। करंट एसेट्स हमारे पास हैं 39,400 के, और हमने इसमें वैल्यू लिखी थी 1800, तो इसका मतलब है कि हमारे पास डिफरेंस जो आएगा वो कितने का आएगा, 1300 से ये भी कम हो जाएगी। 38,100, अब ये इक्वल हो जानी चाहिए, ठीक है। ये आपके नेट एसेट्स 95,700 का डिफरेंस इतना ही आ रहा था हमारे पास, मेरे ख्याल में चेक करें, इतना ही ये क्लियर है यहाँ तक। 72,700 प्लस आपके पास 38,100, और माइनस आपने 15,100 माइनस किया, तो 95,700 आपकी वैल्यू आती है। आपके जो नेट एसेट्स हैं वो इक्वल हैं क्लोजिंग कैपिटल के बैलेंस के, ये इक्वल आने चाहिए, ठीक है। आप देखें इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 14.4 है, वो क्वेश्चन जो है वो सिमिलर इसी तरह के क्वेश्चन है, उसमें सेम है, उसमें कोई नई चीज़ नहीं है। आपके लिए होमवर्क जो है, एक तो ये वाला होमवर्क है आपका 15.4 वाला, ये भी आपका होमवर्क है, और 14 पॉइंट आपके पास जो है वो 5, ये भी आपका होमवर्क है। ये अब आपने करना है, क्योंकि बाकी चीज़ें सेम है, सिमिलर हैं, कोई इसमें चेंज नहीं है। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो फिर आपको उसको समझने में आसानी होगी, ठीक है। तो अभी आप इसमें से अगर कोई क्वेश्चन है यहाँ तक तो आप पूछ लें, आपको कोई मसला है, कोई चीज़ एडजस्टमेंट कोई समझनी है तो। थैंक यू अनाबिया, आपने ये आइडेंटिफाई कर लिया। अली रज़ा, हाँ आपने भी बास रज़ा, सॉरी, आपने भी आइडेंटिफाई किया एरर, थैंक यू। और बाकी इसमें कोई चीज़ पूछने वाली है तो अभी पूछ लें एडजस्टमेंट से रिगार्डिंग। एडजस्टमेंट जो है उसकी मैं समरी आपको बना के नीचे बता देता हूँ कि एडजस्टमेंट आपने समराइज कैसे करनी है। आपको जो एडजस्टमेंट आएंगी उनके लिए आपने, ताकि आगे भी आपके लिए इजी हो जाए। आप देखें एडजस्टमेंट आपकी है क्लोजिंग स्टॉक की, जो एडजस्टमेंट्स आती हैं इसकी एक समरी अभी तक मैं आपको बता देता हूँ कि आपने एडजस्टमेंट कैसे करनी है। एडजस्टमेंट है आपने इनकम स्टेटमेंट में इनको कैसे ट्रीट करना, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में आपने कैसे ट्रीट करना है, दो जगह पे आपने इनको ट्रीट करना है, ठीक है। नंबर 1 आपके पास एडजस्टमेंट जो है ना वो है आपके पास इनकम स्टेटमेंट में क्लोजिंग स्टॉक की, जो पहली एडजस्टमेंट होती है वो आपकी क्लोजिंग स्टॉक होता है।
क्लोजिंग इन्वेंट्री, जो क्लोजिंग इन्वेंट्री होती है ना, इसको क्या करते हैं, इसको हम डिडक्ट करते हैं, डिडक्ट फ्रॉम कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स में से आपने इसे माइनस कर लेना है और ट्रीट एज अ करंट एसेट इन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। ठीक हो गया। उसके बाद आपका अक्रूड एक्सपेंस है दूसरे नंबर पर। अक्रूड एक्सपेंस को आपने क्या करना है, ऐड करना है, एडेड टू रेलिवेंट एक्सपेंस इन इनकम स्टेटमेंट। ठीक है, इसको रेलिवेंट एक्सपेंस में इनकम स्टेटमेंट में ऐड कर देना आपने, और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में आपने उसे एज अ करंट लायबिलिटी ट्रीट कर लेना है। ठीक है। थर्ड है आपका प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस आपने एडवांस में पे किया होता है, वो नेक्स्ट ईयर का एक्सपेंस होता है, इसलिए वो क्या होता है, डिडक्टेड फ्रॉम रेलिवेंट इनकम और रेलिवेंट एक्सपेंस, सॉरी रेलिवेंट एक्सपेंस में से आपने उसे क्या करना है, डिडक्ट कर लेना है आपकी इनकम स्टेटमेंट में, और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में एज अ करंट एसेट आएगा, उसको आप एज अ करंट एसेट ट्रीट करेंगे। उसके बाद आपके पास अगले क्वेश्चंस में ना अक्रूड इनकम भी आएगी। अक्रूड इनकम आपके पास, अक्रूड इनकम जो होगी वो एडेड हो जाएगी, एडेड टू रेलिवेंट इनकम, एडेड टू रेलिवेंट इनकम इन इनकम स्टेटमेंट। ठीक है, तो अक्रूड का मतलब है वो आपका एसेट है, तो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में वो आपके पास एज एन एसेट आएगी, करंट एसेट के तौर पर आएगी। ठीक है, और प्रीपेड इनकम, प्रीपेड इनकम जो है ये डिडक्ट हो जाती है, डिडक्टेड फ्रॉम रेलिवेंट इनकम। आपकी जो रेलिवेंट इनकम होगी इनकम स्टेटमेंट में, उसमें से आपने माइनस कर लेनी है। ठीक है, और आपके पास ये एज अ करंट लायबिलिटी शो होगी, क्योंकि आपने एडवांस पैसे ले लिए हैं, किसी से काम अभी किया नहीं है। और सिक्स्थ नंबर पर डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन चार्ज वो ट्रीट होगा एज एन एक्सपेंस, एक्सपेंस इन इनकम स्टेटमेंट। ठीक है, और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में वो आपके पास डिडक्ट हो जाएगा, डिडक्टेड फ्रॉम कॉस्ट ऑफ नॉन करंट एसेट इन इनकम इन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, ये सारी एडजस्टमेंट्स हैं, ये एडजस्टमेंट्स आपने याद रखनी है, हर क्वेश्चन में तकरीबन ये आती हैं। ठीक है, अभी कुछ एडजस्टमेंट्स और आएंगी जो मैं आपको कल वाली क्लास में फिर समराइज करके बता दूंगा, तो ये एडजस्टमेंट्स आपने याद कर लेनी है और इसी के तरीके से आपने उसमें ट्रीटमेंट करनी है इनकम स्टेटमेंट में और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में। ठीक है, तो इंशाल्लाह कल की क्लास में मुलाकात होती है। अभी आपने जो होमवर्क दिया वो आपने कर लेना है और आपने इसको भी देख लेना है, लेक्चर को भी दोबारा। ठीक है, तो अभी मैं ये शेयर कर देता हूँ गूगल क्लासरूम में, जो लोग नए ग्रुप में हैं उनको नए ग्रुप में ऐड कर देता हूँ, जो पुराने हैं उनको पुरानों में ही ऐड शेयर कर देता हूँ। ठीक है, ओके, इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।